हेलो, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस। और साइंस किसके लिए? मेनली जो है सिलेबस फोकस्ड रहेगा आरएएस के लिए, है ना। और आरएएस के लेवल का रहेगा जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और वो हेल्पफुल रहेगा किसके लिए? आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी रहेगा, और सीटी ग्रेजुएशन में भी रहेगा, और सीटी 12th लेवल, बीडीओ, पटवार और अदर जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो साइंस पूछी जाती है वो सारी की सारी हम कंप्लीट करवा देंगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें, ठीक है। तो जो हमारा तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? पहले हम कॉमन जो है कॉमन सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहले कॉमन सिलेबस करेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान लेते हैं आरएएस में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं तो वो अलग से आरएएस के लिए करवाएंगे। अभी कॉमन चलेंगे, जो कॉमन है आरएएस, आरपीएस, सीटी ग्रेजुएशन, जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन आरएएस में भी है, आरपीएससी में भी है, सीटी ग्रेजुएशन में भी है ना, बीडीओ में भी है ना। ये जो है मैंने देखा था इनका सिलेबस, आरएएस, आरपीएससी, सीटी ग्रेजुएशन, बीडीओ साइंस का। तो इनमें जो है फूड एंड न्यूट्रिशन है, सब में है। तो अगर हम अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे तो वो तो सेम रहेगी, बस एग्ज़ाम के हिसाब से उसका बस क्वेश्चन पूछने का लेवल चेंज हो जाएगा। आरएस के हिसाब से उसका लेवल अलग होगा पूछने का, आरपीएससी के साथ सेकंड ग्रेड के हिसाब से अलग रहेगा, और सीटी के हिसाब से अलग रहेगा। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो हम ऐसे लेवल से पढ़ेंगे कि सबका सब सॉल्व हो जाए कम्प्लीटली, और PYQs वगैरह हम देख लेंगे, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन PYQ के लिए तो काफ़ी बुक्स वगैरह आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ हम समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले कॉमन सिलेबस लेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो लेते चलेंगे। और ये मैंने ब्रीफ में बता दिया कि कैसे हम पढ़ेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो है फूड एंड न्यूट्रिशन, जो ये सब में है। आरएएस में है, आरएएस प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी है। इनका ही मैंने वैसे सिलेबस देखा है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सीटी ग्रेजुएशन का भी है, और मैं देख लूँगा और में भी होगा ये, शायद ये टॉपिक है ना, ग्रेजुएशन है ना, इनमें भी ये सिलेबस है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा है, और बहुत मतलब याद करने वाला भी है, और स्कोरिंग है ये चैप्टर, है ना। फूड क्या है तो हम ये जानते हैं, सीधी सी बात है, फूड क्या होता है? जो हम खाते हैं वो फूड है, तो वो खाने लायक होना चाहिए, और उसके कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए, कुछ वैल्यू होना चाहिए, है ना। हमने फूड खा लिया और उससे हमें कुछ मिला ही नहीं, तो किस बात का फूड? क्या मतलब उसे खाने का, है ना। फूड इज़ एनीथिंग दैट वी ईट विच नरिशेस आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नरिश करे, पोषित करे, ठीक है। इट इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड्स। फूड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स। तो फूड जो भी हम खाते हैं वो प्लांट से, जैसे सीरियल्स वगैरह हो गए, पल्सेस हो गए, है ना, फ्रूट्स वगैरह हो गए, और एनिमल सोर्स जैसे एग हो गया, मीट हो गया, फिश वगैरह, ये सारे सारे तो फूड, और मिल्क हो गया, ये सारे एनिमल सोर्स हैं और प्लांट सोर्स हैं। दोनों सोर्स से फूड हमें ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। 10 टू इम्पोर्टेंट फीचर्स फॉर एनी आइटम टू बी कॉल्ड फूड। तो कोई भी आइटम है उसे हम फूड कब कहेंगे? तो फूड जब कहेंगे जब हम उसे खाते हैं, तो वह क्या वर्थ ईटिंग हो, है ना। उसका कोई अंदर खाने के बाद उसका कुछ ना कुछ महत्व, कुछ वो प्रोवाइड करे हमारे शरीर को। एंड इट शुड बी एडिबल, और वो एडिबल होने चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जो खाने लायक है नहीं, कुछ और ही रिएक्शन कर दे बॉडी के अंदर, तो वो फूड थोड़ी कहेंगे उसे, वो तो पॉइजन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। इट मस्ट नरिश आवर बॉडी, और वह हमारी बॉडी को जो है नरिश करना चाहिए, पोषित करना चाहिए, उसे ही फूड बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन्स सब्सटेंसेस विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। फूड क्यों एसेंशियल है? क्योंकि फूड के अंदर इम्पोर्टेंट जो है सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। कुछ विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं होंगे, तो अगर उनकी कुछ कमी हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी में उनकी डिफिशियंसी के कारण कोई ना कोई डिजीज़ या फिर कोई डिसऑर्डर हो जाता है ना। इसलिए हमें फूड जो है पूरा अच्छा रहना चाहिए, है ना। बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन, इससे आप क्या समझे? ये न्यूट्रिशन जो है एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इन एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जैसे हमने कोई भोजन खाया, चबाया, है ना, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर
डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर उसका यूटिलाइजेशन हुआ जहाँ सेल वगैरह है उसके अंदर जा कर के एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो इस प्रोसेस को जो है क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि पोषण होना एक प्रकार से। पोषण, पोषण क्या है, जैसे कि इसका न्यूट्रिशन इज इक्वल टू क्या है, ईटिंग। पहले हमने कुछ खाया, खाने के बाद सीधी सी बात है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये जाएगा, इंटेस्टाइन के थ्रू, है ना, डाइजेस्ट होगा, फिर इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्ब होगा, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह हैं, जो फूड जो है वह लास्ट ग्लूकोज में टूटता है ना, तो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन जो है पेप्टोन्स वगैरह, है ना, अमीनो एसिड के रूप में टूटते हैं लास्टली, है ना। तो और फैट जो है फैटी एसिड वगैरह उनके रूप में टूटता है ना, ब्रेक डाउन होता है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बिलाई वगैरह जो इंटेस्टाइन के अंदर बिलाई वगैरह होते हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आगे ब्लड जो है वेसल्स के अंदर चला जाता है ना, आर्टरीज वेन आर्टरीज के अंदर चला जाता है, जिससे पूरे बॉडी के अंदर हर सेल तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन न्यूट्रिएंट्स का होता क्या है, हर सेल के पास पहुंचेगा वो, फिर वो सेल जो है वो ग्लूकोज जो है उसको वो किस में जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाएगा, उससे क्या है एटीपी वगैरह फॉर्म होगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्टली उसका क्या होता है, सेल के पास जाकर यूटिलाइजेशन होता है, जिससे वह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, जो हम दिन भर काम करने में यूज लेते हैं। ठीक है, समझे। तो ये थोड़ा सा डायग्राम है, ये देख लेना। ठीक है, जैसे ये क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड यहाँ से लेते हैं माउथ के थ्रू, फिर ये फेरेंक्स है, ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, और ये इंटेस्टाइन, एक सेकंड यहाँ गलत दिखा रखा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रहा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हम एक्स्ट्रा मतलब आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेशन में, अभी ये यहाँ छोड़ते हैं ना, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि यहाँ से हम फूड लेते हैं और एब्जॉर्ब यहाँ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर दैट द बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स वही हैं, एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए, मतलब सही रहे, हमारी बॉडी अच्छी रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल हैं वो। These substances provide the energy necessary for various physiological function। फिजियोलॉजिकल जो भी हम फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, मसल वर्क करते हैं, कुछ भी, है ना, वॉकिंग करते हैं, टॉकिंग करते हैं, इवन ब्रीदिंग करते हैं, वो भी फिजियोलॉजिकल जो है फंक्शन है बॉडी का, है ना। तो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है, इन सब्सटेंसेस से आती है, इन न्यूट्रिएंट्स से आती है। एंड सपोर्ट द बॉडी स्ट्रक्चर एंड रेगुलेटरी प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो करते ही हैं, उसके लिए एनर्जी ये देते हैं, साथ में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बॉडी की स्ट्रक्चर को, जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह हो गए, जो बोन जो होती हैं उनको स्ट्रेंथन करते हैं, टीथ को स्ट्रेंथन करते हैं, है ना। और जैसे प्रोटीन्स हो गए, है ना, लिपिड वगैरह हो गए, वो हार्मोन्स वगैरह जो है उस हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के लिए बनाने के लिए, एंजाइम्स वगैरह फॉर्म करने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो क्या हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए हेल्पफुल है ना। इस प्रकार से रेगुलेट भी करते हैं, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी करते हैं न्यूट्रिएंट्स, समझे। ठीक है, ये अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है फंक्शन ऑफ फूड, ये देख लो बस। फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है, साइकोलॉजिकल जैसे कि सोचने पर हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह, प्रोटीन वगैरह, सोशल जैसे प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, विटामिन, मिनरल्स, ये अभी आप ना देखें। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ना ही ये सही से लिखा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप्स हैं, दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो मैंने काटा वो नहीं करना है ना। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो का मतलब सीधी सी बात है बड़ा, न्यूट्रिएंट्स यानी न्यूट्रिएंट्स, तो ये लार्ज अमाउंट में अगर हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं तो ये क्या बोले जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन फूड एंड आर आल्सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय बॉडी। फूड में भी लार्ज क्वांटिटी में होते हैं
और हमारी बॉडी के लिए भी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो मैक्सिमम हमें जो एनर्जी मिलती है सब्सिटरी लेवल पर, जो एनर्जी मिलती है मैक्सिमम, वो ग्लूकोज से मिलती है ना। ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स है, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है ना। और लिपिड या फैट या ऑयल्स वगैरह बोलते हैं, उनसे भी हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैट, ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं फूड के अंदर, है ना। जो भी हम फूड लेते हैं बहुत स्मॉल में होते हैं। एंड आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। फूड के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में होते हैं, जैसे मिनरल्स, विटामिन। जैसे कि आप चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट खूब है। एक चपाती अगर हम लेते हैं 50 ग्राम की, ठीक है, मान लेते हैं 50 ग्राम की चपाती है, तो उसमें 6 से 7 ग्राम जो है प्रोटीन होता है चपाती के अंदर, है ना। बीट की, जो गेहूं की अगर चपाती की बात करें, ठीक है। और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम अमाउंट में होता है। हम नमक तो उसमें डालते ही हैं, NaCl, तो सोडियम क्लोराइड भी कम अमाउंट में होता है। और अदर जो है न्यूट्रिएंट्स, आयरन वगैरह भी, आयरन भी होता है, ठीक है, बीट के अंदर, तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, लेकिन वो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, है ना। मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन भी होते हैं, वो ज़रूरी हैं। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। तो दोनों ही ज़रूरी है। तो ये आपको समझ में आया थोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ डाउट हो तो बताना और आगे इम्प्रूव करेंगे अगर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर आते हैं। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है एक्चुअली। कार्बोहाइड्रेट इज ए मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूटिंग कार्बोहाइड्रेट इज ए मॉलिक्यूल consisting of carbon, hydrogen and oxygen atom with a ratio of 1:2:1। ये मैं वो पढ़ने में दिक्कत हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था से, सॉरी, है ना। कार्बोहाइड्रेट इज ए मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स विद ए रेशो ऑफ 1:2:1, ठीक है। तो ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है CnH2O का होल n, यानी कि C6, जैसे कि C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज का फार्मूला है ना। तो उसमें 1, अगर इनका रेशो निकालें, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो इसको आगे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 बन जा 6, दैट इज 1:2:1। तो ये जो है फाइनली हमारा 1:2:1 का रेशो आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट का ये रेशो रहता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फूड लाइक ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ये हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी स्टोरेज, स्टार्च इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। एनिमल स्टार्च जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे हमने मान लेते हैं हमने 3 जो है रोटी खाई, गेहूं की रोटी खाई हमने, ठीक है, उनमें खूब कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें। एक रोटी से अप्रॉक्स हमें मिल जाता है 100 कैलोरी के लगभग मिल जाता है एक चपाती से, लगभग शायद, ठीक है, ये फिक्स नहीं मालूम है मुझे, ठीक है। तो मान लेते हैं 3 रोटी आपने खाई 50-50 ग्राम की, आपको 300 कैलोरी मिली, ठीक है। और दिन भर में आपने जो भी भोजन वगैरह खाया है ना, आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिए, जैसे आपने पराठे वगैरह खा लिए, तो एक पराठे से आराम से 400 आराम से मिल जाता है, एक जो बढ़िया हैवी पराठा होता है, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह होता है, 400 कैलोरी वगैरह ऐसे मिल जाता है। तो मान लेते हैं आपने 700 कैलोरी खा ली, 700 कैलोरी एनर्जी देने वाला फूड खा लिया, और आपने वर्क किया, जो भी आपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की, वो ओनली 100 कैलोरीज़ की, ठीक है, या फिर 200 कैलोरीज़ की मान लेते हैं। तो अब आपकी जो 500 कैलोरीज जो बची वो कहाँ जाएगी, वो फूड जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्स्ट्रा कहाँ जाएगा, उसका एनर्जी कहाँ जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ रहता है तो वो एनर्जी की फॉर्म में, एनर्जी स्टोरेज होता है बॉडी के अंदर। जब हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, व्रत वगैरह रखते हैं, तब हमें वो हेल्पफुल होता है। तो वह किसके फॉर्म में, प्लांट्स के अंदर तो किस में, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। और जब हमें नीड होती है तो ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, ठीक है, उससे हमें
ग्लूकोज मिल जाता है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, आगे देखेंगे कैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोन्यूलाइसिस, वो आगे देखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं एक बार। फंक्शन क्या है, आपको ये दिख रहा है या फिर छोटा तो नहीं है ज़्यादा, इतना ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और ये कितनी एनर्जी देते हैं, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखना। और आगे भी हमने ये नोट्स में, ठीक है, खुद ने मैंने मेंशन कर दिया है, सब के सब जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, जो है कितनी एनर्जी देते हैं वो एक साथ लिख दिया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ये बात आपको याद रखनी है। हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमंस के लिए या फिर एनिमल के लिए जो प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स है। द बॉडी ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज विच प्रोवाइड एनर्जी, ग्लूकोज जो है सब्स्टिट्यूटरी लेवल पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट ग्लूकोज लें तो हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, इंस्टेंट एनर्जी, ग्लूकोन डी वगैरह आपने पिया होगा, ठीक है, जो क्या है डायरेक्ट एनर्जी देता है, इंस्टेंट प्रोवाइड एनर्जी। एसेंशियल फॉर ब्रेन, ग्लूकोज ब्रेन के लिए एसेंशियल है एंड नर्वस सिस्टम के लिए एसेंशियल। अगर जो है एडुकेट अमाउंट में अगर आप जो है ग्लूकोज नहीं लेते हैं और वाटर का इंटेक नहीं करते हैं, तो जो ऑक्सीजन लेवल अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो आपके सिर में दर्द होगा। कभी आप सफ़र करते हैं और आप जो है कुछ खाते नहीं हैं बाहर का थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन आपको घर से बनाकर भी नहीं ले जाते हैं, तो आपको थकान हो सकती है एक साथ, इसलिए बाहर जा कर के आपको जूस वगैरह ऐसा पी लेना चाहिए, परहेज नहीं करना चाहिए। नर्वस सिस्टम और ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है क्या, ग्लूकोज, उसके फंक्शन के लिए, ठीक है, ब्रेन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, अब जैसे आप स्टडी करते हैं तो जैसे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेन के लिए थकान होती है तो आप कॉफ़ी, ठीक है, 1 टीस्पून कॉफ़ी लेकर के और साथ में उसमें 1 चम्मच या 1.5 चम्मच चीनी डाल करके, हाँ चीनी ले सकते हैं, क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और ब्रेन जो थकेगा नहीं, नींद भी नहीं आएगी और अच्छा रहेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेयर प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, स्पेयर प्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन को सपोर्ट करते हैं, स्पेयर करते हैं, एक प्रकार का पार्ट है ना। अगर अकेला अगर प्रोटीन है तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन साथ में कार्बोहाइड्रेट है तो वो हेल्प करेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। एक्ट एज प्रीकर्सर फॉर बायोमोलिक्यूल्स, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वे प्रीकर्सर हैं, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स के प्रीकर्सर हैं, यानी कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स आए थे, बिना कार्बोहाइड्रेट्स के ये डीएनए या आरएनए या ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बन सकता। देखो डीएनए के अंदर क्या है, डीऑक्सी राइबो प्रोटीन है ना, और आरएनए में राइबोज प्रोटीन है, ठीक है। तो आरएनए के अंदर राइबोज है, ग्लाइको के अंदर ग्लाइको प्रोटीन के ग्लाइको मतलब ग्लूकोज है। तो ये जो है डीएनए और आरएनए ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनका प्रीकर्सर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो ये बन जाते क्या, नहीं बनते, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को प्रीकर्सर कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, है ना। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स एज सेलुलोज, है ना। तो सेलुलोज जो है प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे ये सेल है, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सबसे आउटर सेल वॉल होती है, ठीक है। एक सेकंड, जैसे ये आउटर है, सेल वॉल हो गई, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस में और सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट है, ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, उसको रप्चर होने से बचाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, प्लांट्स के अंदर सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, उसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पफुल है क्या, सेलुलोज। ये बात याद रखना। सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड डिफरेंटली β1,4 बॉन्ड्स। तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के जो वो होते हैं पॉलीसेकेराइड वगैरह, जो सेकेराइड जो होते हैं, सेकेराइड मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स, और बहुत सारी यूनिट होती हैं
मोनोसेकेराइड की, यानी मोनो मतलब एक सेकेराइड मतलब वही कार्बोहाइड्रेट्स, तो बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाती है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो बीटा 1,4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो सेलुलोज के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? बीटा 1,4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल गिविंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, अभी हमने बताया था। तो सेल वॉल के लिए मेन कंपोनेंट है क्या? सेलुलोज, ठीक है, जो किस में होता है? प्लांट सेल वॉल होता है, जो क्या करता है? सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और रिजिडिटी है ना, वो रिजिड रहती है, थोड़ी कठोर बनाने के लिए सेलुलोज होता है। ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज देखो, अगर आप घास खाएंगे तो क्या वह पच जाएगा? क्या आपको डाइजेस्ट हो जाएगा? क्या नहीं होगा, ठीक है, पेट दर्द कर देगा फिर अगर ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो। हालांकि खा ही नहीं सकते, मतलब थोड़ा भी खाएंगे तो भी दर्द कर देगा पेट, क्योंकि एक वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होती है, ठीक है, वो ज़रूर जो है उसमें क्या बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अब बिल्कुल इतनी यूजफुल नहीं है, इतनी काम नहीं करती। पहले जो है जब आदि मानव थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हम कच्चे फल, कच्ची पत्तियां वगैरह खा लेते, तो वो हेल्पफुल होती थी। अब धीरे धीरे उसका जो है यूज नहीं रहा, तो वो इतनी एक्टिव नहीं रहती, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर हम खाते हैं पालक की सब्ज़ी, या फिर उनमें थोड़ा बहुत सेलुलोज होता है, और भी हम खाते हैं, ठीक है, जिनमें सेलुलोज होता है, तो उस कारण से क्या है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो अपेंडिक्स जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो वो उसको क्या है फर्मेंट करके उसको यूज में लेते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन वगैरह, ठीक है। तो जैसे रूमिनेंट्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, बफेलो, काउज वगैरह, वो सेलुलोज खाते हैं, वो घास, ठीक है, चरी है ना, चरी समझते हैं ना, वो खाते हैं। तो वो क्या है, एक गैस रिलीज करते हैं, मीथेन। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है अंदर, डाइजेशन सिस्टम ऐसा ही बना उनका, ठीक है। तो ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दे लेक सेलुलेज एंजाइम, उनके अंदर सेलुलेज एंजाइम है ही नहीं। अगर सेलुलेज एंजाइम होता तो डाइजेस्ट कर सकते। तो थोड़ा बहुत जो अगर सेलुलोज अगर जाता है बॉडी के अंदर, तो वो फर्मेंट होकर ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सेलुलोज। अब आप इसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे कि सेलुलोज और सेलुलोज में से एंजाइम कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम के पीछे हमेशा एज लगेगा। सेलुलोज तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। सेलुलेज तो क्या हो गया? एंजाइम। या फिर जैसे माल्टोज कोई प्रोटीन है, माल्टोज, ठीक है, ठीक है, ये माल्ट शुगर भी बोलते हैं इसे। तो इसको डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम रहेगा? माल्टेज। जैसे और दूसरा क्या हुआ, जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज मिल्क के अंदर रहता है लैक्टोज, तो इसके लिए डाइजेशन के लिए लैक्टेज है ना, एज लगा रहेगा, तो वो एंजाइम रहेगा। सो इट इज़, तो ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता ह्यूमन बॉडी के द्वारा। सो इट इज़ एक्ट एज डाइटरी फाइबर, ठीक है, डाइटरी फाइबर की तरह एक्ट करेगा ये, अगर हम सेलुलोज खाते हैं तो। जैसे पालक में खा लिया हमने, है ना, कच्चे टमाटर खा लिए, है ना, तो उनके वो डाइटरी फाइबर्स के अंदर यूज में आ जाते हैं, और फाइबर्स का फर्मेंटेशन हो जाता है, और तब यूज में हम ले लेते हैं उससे एनर्जी। तो फाइबर जो है कितना देते हैं? 2 किलो कैलोरी देता है, सॉरी 2 कैलोरी देता है। एक सेकंड, कितना? एक सेकंड, हाँ, 2 किलो कैलोरी ही है। फाइबर कितना देता है? 2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है पर ग्राम, ठीक है, ये बात याद रखना। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रिएक्शन है किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन होना, या फिर उसका दो छोटे मॉलिक्यूल से, दो स्मॉल मॉलिक्यूल से नया लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर होती रहती है। रिएक्शन जो होती है बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है। जैसे डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू मोनोसैकेराइड्स, जो कि ग्लूकोज में है। कहाँ पर होता है ये ब्रेक डाउन? इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या हुई? ये एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन दो प्रकार की है, एनाबॉलिज्म होती है और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब नया फॉर्मेशन होना, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर। कैटाबॉलिज्म मतलब जैसे बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट है ना,
जैसे स्टार्च वगैरह वो टूट करके मोनोसेकेराइड में बन गया, यानी ग्लूकोज में बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो गई, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ वो आप याद रखना, आगे काम आएगा, आगे हम जैसे डाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। मैं साथ में इसलिए सब चीज़ को बता करके चल रहा हूँ ताकि आगे हम पढ़ते जाएँ तो वो ब्रेन में सेट होती जाए, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर इसको पढ़ें जैसे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन इनटू मोनोसेकेराइड, तो मैं साथ में एडिशन ऐड करते जा रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन कि कैसे ये टूटता है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब होता है टूटना या ब्रोकन, है ना। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन टूट करके क्या बनाता है बताओ, ग्लूकोज। ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है यहाँ, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का ही टूटना होता है। जो ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट आगे क्रेब्स साइकिल वगैरह में जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, सॉरी, है ना। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रकार की प्रोसेस है, पहले भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल्स के अंदर, ठीक है, और सेल्स में भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ग्लूकोज जो है उसका टूटना, है ना। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, ऐसे है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वो क्रेब्स साइकिल होता है। तो पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे पायरुवेट वगैरह बनता है, पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल से क्या बनता है, क्रेब्स साइकिल से जो हमारे हाइड्रोजन्स वगैरह जो बनते हैं वो जा करके क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस आगे आ जाएगी, हम देख लेंगे इसे, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसका, ग्लूकोज का, कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे ही क्रेब्स साइकिल बोलते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पर हमें मैक्सिमम एटीपी मिल जाएगी। तो आप समझ में आए, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है ना, ठीक है। लाइसिस का मतलब टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज वगैरह का टूटना, ठीक है। अब आते हैं ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब जनरेट होना या फॉर्मेशन होना, मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन या फैट ड्यूरिंग फास्टिंग। तो ग्लूकोज का नए तरीके से फॉर्मेशन होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो मतलब नया, कहाँ से नया। अब देखो ग्लाइकोजन्स होता है, उससे अगर टूट करके ग्लूकोज बनता है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ग्लाइकोजन और ग्लूकोज तो एक ही बात है, लेकिन अलग जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, फैट, उनसे अगर ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो पायरुवेट है वह क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है पायरुवेट, और जो जाने के बाद वो एटीपी बनाता है, तो उस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। एटीपी बनाता है, किसके थ्रू बनाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन वगैरह वो उसका, ठीक है, CF0 वगैरह वो होते हैं, CF1 वो गेट वगैरह होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वो बनाती है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस समझ गए, यानी ग्लाइकोजन का बनना, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में होता है और हम उसे खर्च नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा हमने रोटी खा ली पेट भर के और काम कुछ किया नहीं और सो गए, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, हमारी मसल्स, बॉडी, लिवर उस पर जमा हो जाएगा, मसल्स के ऊपर, है ना, और हमारी जो डर्मिस वगैरह है उनमें स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन, मेनली लिवर के ऊपर जम जाता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज ही कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। अब आते हैं जेनो मतलब जनरेट होना, है ना, लाइसिस मतलब टूटना। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जेनो मतलब जनरेट हो रहा है कुछ, क्या जनरेट हो रहा है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस भी हो रहा है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का जनरेशन हो रहा है। अगर ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बना रहा है तो उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, सॉरी ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ टूट करके बन रहा है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन का टूट करके जनरेशन होना ग्लूकोज का,
ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। एक बार फिर देख लो, ग्लाइकोजन का लाइसिस टूट करके, जेनो मतलब जनरेट होना, फॉर्मेशन होना ग्लूकोज का, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, और जेनेसिस मतलब जनरेट होना, ग्लूकोज का नए रूप से जनरेट हो, यानी कि ग्लाइकोजन या फिर अदर उनके उन न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर, ग्लाइकोजन को छोड़कर अदर न्यूट्रिएंट्स से, जैसे प्रोटीन या फैट है ना, उनसे बनना। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फॉर्मिंग यूनिट्स, तो जैसे कि अगर एक ही यूनिट है तो हम उसे बोलेंगे मोनोसेकेराइड, है ना, एक यूनिट है ना। मान लेते 2 यूनिट हैं, ग्लूकोज से रिलेटेड है ये, है ना, मतलब कार्बन, ये मतलब मोनोसेकेराइड C1 से लेकर C6 तक है शायद। एक सेकंड, कंफर्म कर लेता हूँ। इसमें तो नहीं है, दे रखा है। एक सेकंड। ठीक है, तो एक मतलब सीधी सी बात है, एक ही यूनिट रहती है, जैसे कि C6H12O6, तो ये एक क्या है, ये ग्लूकोज है, एक सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। या फिर जैसे पेंटोज शुगर हुई C5, है ना, H10, या फिर इसका और कुछ फॉर्मूला है, यानी कि 5 कार्बन की जो शुगर है वो पेंटोज है ना, और 6 कार्बन की, जैसे ये हेक्सोज शुगर है ना, हेप्टोज होती है ना, ऐसा ट्रायोज होती है 3 कार्बन की। तो वो सारी जो शुगर हैं वो मोनोसेकेराइड है, एक ही यूनिट है। अब मान लेते 2 ग्लूकोज यूनिट है, 2 ग्लूकोज हैं, ये मिल करके कुछ बनाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, 2 यूनिट मिल करके बना रही हैं, तो 2 मतलब डाइसेकेराइड हो जाएगा, है ना। और 2 से 9 तक की जो यूनिट बनती है, उन्हें 9 या 8 तक, ठीक है, वो ओलिगोसेकेराइड है। सॉरी, 10 तक है ना, और 9 या 10 तक है ना, याद रखना 9 या 10 है ना। और 10 से ज़्यादा जो यूनिट मिल जाती हैं किसी सेकेराइड की, मोनोसेकेराइड की, तब वो कहलाता है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड समझ गए, यानी कि एक ही यूनिट बनी हुई है, एक ही है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, पेंटोज हो गया, ट्रायोज हो गया, है ना। और डाइसेकेराइड यानी कि 2, जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये डाइसेकेराइड है। और जैसे ओलिगोसेकेराइड जैसे रेफिनोज हो गया, है ना, 3 मिल गए, 4 मिल गए। पॉलीसेकेराइड 10 से ज़्यादा, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, तो ये केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिजियोलॉजिकल क्लास आगे हम डिटेल में भी देखेंगे, 1 मिनट। फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये पॉलीमराइजेशन की डिग्री के बेसिस पर, यानी कि वह कैसे पॉलीमराइज हो रहा है, उसकी चेन कैसे मिल रही है ना, जैसे ग्लूकोज से किस प्रकार से अरेंज हो रहे हैं वो, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सिंपल में जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ये तो सिंपल है, इनकी पॉलीमराइजेशन सिंपल हो जाता है इनका। तो एक चेन के बाद दूसरी कड़ी, एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, ऐसे। तो ये सिंपल है क्या, पॉलीमराइजेशन फिजियोलॉजिकल। कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं पॉलीसेकेराइड है, वो कैसे भी अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, मेनली हमें केमिकल क्लासिफिकेशन ही देखना है, वो फिर केमिस्ट्री में चले जाएगा ये, है ना, ये फिजिकल कैसे, है ना। तो डाइसेकेराइड्स देखते हैं। डाइसेकेराइड फॉर्म बाय 2 मोनोसेकेराइड जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सेकेराइड्स जो होते हैं उनके बीच में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मिलकर के पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं, किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से होते हैं। जैसे सुक्रोज है, अभी मैंने बताया था, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, सुक्रोज को हम क्या बोल सकते हैं, टेबल शुगर बोल सकते हैं, जो हम खाते हैं बाजार से लेकर के आते हैं, वो
या फिर केन शुगर, जो गन्ने का रस है वो भी सुक्रोज ही है एक प्रकार से, ठीक है, पूरा पूरा वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर, है ना। जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज किसके अंदर होता है, मिल्क के अंदर, तो इसे मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को, ठीक है। जो ग्लूकोज और किस में टूटता है, गैलेक्टोज को, गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज जो है वो क्या है, ब्रेन शुगर है ना, ब्रेन शुगर है गैलेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है लैक्टोज, ये मिल्क के अंदर होता है। माल्टोज क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है माल्टोज, जो इसे हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, ये बात याद रखनी है। आगे आते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, ये डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है। दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट की लॉन्ग चेन से बनते हैं पॉलीसैकेराइड, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, फाइबर हो गया, ये सारे सारे पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार्च पॉलीसैकेराइड कौन से हो गए, जैसे एमाइलोज हो गया, एमाइलोज जो है स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, यानी स्टार्च का है, ये स्टार्च की फॉर्म है एक एमाइलोज, या फिर एमाइलोपेक्टिन या फिर माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये सारे सारे क्या है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। अब जो एमाइलोज है, एमाइलोज ये क्या है, हमारे जो माउथ है, माउथ के अंदर ही इसका डाइजेशन हो जाता है। जैसे हमने कोई भी फूड खाया, उसके अंदर अगर एमाइलोज है ना, तो जैसे कि 100 ग्राम खाया तो उसमें से 30 ग्राम तो एमाइलोज होता ही होता है कुछ ना कुछ में, ठीक है, जो भी हम चपाती वगैरह खाते हैं उसके अंदर। तो हमारी सलाइवा के अंदर है ना, सलाइवरी एमाइलेज होता है, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है, पी से मीनिंग स्टार्ट होती है, PTYLIN, टाइलिन भी बोलते हैं। तो वो क्या, एमाइलोज का डाइजेशन कर देता माउथ में, तो इसलिए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का या फिर स्टार्च का 30% डाइजेशन माउथ के अंदर हो जाता है। ऐसे ही एमाइलोपेक्टिन है, ये भी क्या है, एक स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। ऐसे माल्टोडेक्स्ट्रिन्स हैं, ये भी क्या है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड जिनके अंदर स्टार्च नहीं है, जैसे डाइटरी फाइबर्स हो गए, है ना, जो क्या है नॉन पॉलीसैकेराइड है, जिन्हें डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। जैसे कि हम सैलड्स वगैरह खाते हैं, है ना, उनमें होता है थोड़ा, ठीक है। जैसे सेलुलोज हुआ, सेलुलोज मिलता है या नहीं, टमाटर में मिलेगा या नहीं सेलुलोज, बताओ, मिलेगा, ठीक है। खीरा में मिलेगा, खीरा खाते हैं हम, कोकुम्बर, सेलुलोज मिलता है, ठीक है। तो ये नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, जैसे पैक्टिन्स हो गए, हेमीसेलुलोज हो गया, गम्स हो गए, गम्स जैसे गोंद वगैरह का खीरा खाते हैं ना आप, खाया है आपने, भिगो कर खाते हैं, इनुलिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स हैं, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स। अच्छा ये आ गए, हाँ देखो ये रही क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा ना। मोनोसैकेराइड्स जो हैं 2 to 6 कार्बन यूनिट के जो बनते हैं वो मोनोसैकेराइड बनते हैं, है ना। तो हेक्सोस तक मोनोसैकेराइड होते हैं, ये आप भले ही एक बार देख लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, क्या, मोनोसैकेराइड, फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड सर्टेन वेजिटेबल्स में जो है मोनोसैकेराइड मिलते हैं, जो कितनी यूनिट के कितने कार्बन चेन की बने होते हैं, मोनोसैकेराइड 2 to 6 होते हैं, और ये एक ही यूनिट बनती है इनकी। जैसे कि 6 कार्बन से C6H12O6 बन गया ना, तो ये एक बन गया मोनोसैकेराइड। इसमें कितने कार्बन का यूज हुआ, 6 का, तो 2 लेकर के 6 कार्बन की जो यूनिट बनती है वो मोनोसैकेराइड होती है। डाइसैकेराइड जो होते हैं मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड, तो सीधी इस बात है, इसमें तो 2 मोनोसैकेराइड मिलकर के डाइसैकेराइड बना देते हैं। ओलिगोसैकेराइड 3 to 9 मोनोसैकेराइड, तो ये 9 मोनोसैकेराइड, जैसे कि 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएं, ऐसे 9 तक अगर मिलते हैं, 3 मिल गए, 4 मिल गए एक साथ, तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आ गए, 9 तक, ठीक है। और 2 तक जो है वो सीमित हैं, वो डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलता है। माल्टोज जो है, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। सुक्रोज इज फाउंड इन द टेबल शुगर, जो हमने अभी बोला था, है ना। लैक्टोज इन द मिल्क शुगर एंड माल्टोज इन द माल्टेड फूड्स जो होते हैं उनमें। रेफिनोज हो गया, है ना, एस्टेकायोज हो गया, ये सारे के सारे क्या ओलिगोसैकेराइड, रेफिनोज हो गया, तो रेफिनोज याद रख लेना मेनली, कायोज भी याद रख लेना। फाउंड इन लेग्यूम्स, जो हमारी दाल वगैरह होती है उनमें ओलिगोसैकेराइड मिलता है, लेग्यूम्स, बीन हो गई, है ना, सर्टेन वेजिटेबल्स में भी, है ना, ओलिगोसैकेराइड मिलते हैं। पॉलीसैकेराइड जिनमें 10 या फिर 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट है वो पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, डेक्स्ट्रीन हो गया, या फिर माल्टोडेक्स्ट्रीन्स वगैरह, है ना, माल्टोडेक्सिन हो गया, डेक्स्ट्रीन हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, फाइबर हो गया, ये सारे सारे क्या पॉलीसैकेराइड हैं। स्टार्च इज स्टोर्ड फ्रॉम ऑफ द ग्लूकोज इन प्लांट्स, है ना, और ग्लाइकोजन इन द
इज द स्टोर फॉर्म द ग्लूकोज इन द एनिमल। तो एनिमल के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और प्लांट के अंदर ग्लूकोज या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है, फाइबर इज फाउंड इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ शुगर देखते हैं, है ना, या कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स जैसे मोनोसेकेराइड अभी हमने देख लिया है, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज का साइंटिफिक ये तो साइंटिफिक नेम है ग्लूकोज जो दे रखा है, कॉमन नेम ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज का फ्रूट शुगर, गैलेक्टोज का ब्रेन शुगर, हमने पहले भी ये बता दिया है ना। ग्लूकोज जो किस में मिलता है, ग्रेप्स में मिलता है, ग्रेप्स में तो मिलेगा ही, और ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। तो अगर ग्रेप्स खाते हैं आप या फिर ग्लूकोन डी पीते हैं तो एक ही बात है, फ्रूट्स में तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, प्राइमरी ब्लड शुगर है ये, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लो करता है मेनली जो ग्लूकोज ही करता है, सेल के लिए इंस्टेंट एनर्जी वगैरह प्रोवाइड ग्लूकोज ही करता है। ग्लूकोज ही साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है सेल के, और वहाँ जा कर के क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस करता है जिसमें ग्लूकोज टूट करके क्या बनाता है, पायरुवेट। फिर वो पायरुवेट कहाँ चला जाता है, जो सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर, वहाँ जा कर के क्रेब साइकिल चलाता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्लड शुगर है ये, है ना। यूज इन एनर्जी ड्रिंक एंड ORS में भी यूज किया जाता है। ORS में जैसे मान लेते हैं 1 चम्मच अगर जैसे 2.5 चम्मच हमने शुगर ली तो 1 चुटकी उसमें क्या ले लेंगे, नमक ले लेंगे, है ना। ऐसा इसका वो रेशो होता है कुछ, या 2 या 3 चम्मच ऐसे, है ना, शायद 2 चम्मच। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज बोलते हैं, फ्रूट हनी स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ये बात याद रखना। तो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर जो है वह कौन सी है, वह फ्रक्टोज है। ये सारे के सारे जो मीठे फल होते हैं, है ना, स्वीट फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर मिलती है क्या, फ्रक्टोज, है ना। गैलेक्टोज जो है वो ब्रेन शुगर है, जो लैक्टोज होती है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, और डायरेक्ट हम गैलेक्टोज भी ले सकते हैं। ये ब्रेन शुगर है, ये किस में, मिल्क में मिलता है, और ये ग्लाइकोलिपिड का पार्ट है। ठीक है, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये ज़रूरी है हमारे ब्रेन के लिए, है ना। तो दूध पीना चाहिए। अब बीगन और चल रहा है आजकल कुछ, है ना, अच्छी बात है, लेकिन ये पहले ही इंडिया की जो हालांकि काफ़ी खाने लग गई, नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी उससे ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट चाहिए हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि सारे एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक साथ एक फूड में नहीं मिल सकते। फिर अगर हमें चाहिए, अगर हम वेज खाना खाते हैं और हमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जस्ट लिसन इट, सुनो इसे केवल, है ना। तो उनमें से क्या है, जैसे कि दाल चावल एक साथ खा लिया, ऐसे अलग अलग प्रकार की दाल खाएं, पचमेल दाल बनवाएं, है ना, ऐसे। ठीक है, तब जा कर के थोड़ा अमीनो एसिड मिलता है, फिर भी इतना बड़ी मात्रा में नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है। सोयाबीन जो होता है वो खाना चाहिए, है ना। अब आते हैं डाइसेकेराइड, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, है ना, ट्रिहेलोज, सुक्रोज प्लस मोलेलोज, है ना, ये तो ओलिगोसेकेराइड हो गए ये। ठीक है, ये डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ, तो आते हैं सुक्रोज क्या है, केन शुगर हमने पहले भी देखा था, और ये टेबल शुगर भी बोलते हैं, इसे पाम शुगर भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है क्या, सुक्रोज। शुगर केन शुगर बीट में होता है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पाम सैप, है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। तो मेन बात जो इसमें याद रखनी है, सुक्रोज के अंदर ये तो आपको याद रहेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से है, केन शुगर, टेबल शुगर है, पाम शुगर है, लेकिन आपको ये बात याद रखना है, नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर है वो कौन सी है, सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज। ठीक है, लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटती है और ये मिल्क में मिलती है, हम देख चुके हैं। माल्टोज माल्ट शुगर है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटते हैं। माल्टेड जो ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर मिलती है माल्ट शुगर या फिर माल्टोज, है ना। और ट्रिहेलोज जो है मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया, है ना, उसमें मिलती है, और ग्लूकोज में टूटती है। और अल्फ़ा
वन वन ये जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तब जाकर ट्रीहेलोज बनती है। सुक्रोज और मोलेज जो है मोलेजेज जो है ब्राउन शुगर है, टेबल शुगर प्लस मोलेज जो होता है 4.5 to 6.5% मोलेज होता है इसके अंदर, ब्राउन शुगर के अंदर। अगर ब्राउन शुगर है हम कब कहेंगे, तो सुक्रोज के अंदर मोलेज मिला दें, कितना मिला दें मोलेज, 4.5 to 6.5%, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड पर आते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल करके वही सुक्रोज बनाते हैं, हनी शुगर, डेट शुगर, मिक्स शुगर बनते हैं। नेचुरल स्वीटनर फ्रॉम बीज फाउंड इन डेट्स ना, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये मेन है, ठीक है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रीहेलोज एक बार कर लेना। इधर इसमें ओलिगोसैकेराइड में रेफिनोज है, ठीक है, ठीक है। इसे इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइज फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे ना रेफिनोज का, किसका, सुक्रोज का, तो रेफिनोज बन जाएगा, है ना। यूज इन सिरप, है ना, जो भी आप सिरप पीते हैं, जैसे कि और सॉफ्ट ड्रिंक, खांसी की सिरप हो गई या फिर कोई भी एंजाइम की सिरप हो गई, है ना, ठीक है। तो उन सिरप्स के अंदर जो स्वीटनेस होती है वो किस कारण से होती है, रेफिनोज के कारण होती है, जो कि एक प्रकार की इन्वर्ट शुगर है ना, जो हाइड्रोलाइज फॉर्म है किसकी, सुक्रोज की हाइड्रोलाइज फॉर्म है। पॉलीसैकेराइड जैसे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज, ये मिल करके, है ना, पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं, गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो ह्यूमन इंडाइजेस्टिबल शुगर होती है पॉलीसैकेराइड। बीन्स में होता है पॉलीसैकेराइड, होल ग्रेन्स के अंदर होता है, स्टार्च होता है जैसे कि, है ना, कॉज प्लेटुलेंस, ठीक है। तो ये इससे क्या भरा पेट भरा हुआ सा लग सकता है ना। पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये किस में मिलते हैं, मैंने ये याद रखने हैं आपको, एक सेकंड। तो एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल क्या है, ग्लाइकोजन है, ठीक है, और जो कहाँ पर लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ग्लूकोज इज क्विकली एब्जॉर्ब, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज, ठीक है, और बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब हो जाता है। हैंस इट इज़ यूज इन एनर्जी ड्रिंक्स एंड ORS, ORS और एनर्जी ड्रिंक्स में यूज होता है ग्लूकोज। जैसे ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि इससे बहुत ही जल्दी हमारे अंदर जो डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके लिए सॉल्यूशन है बहुत अच्छा ORS, है ना। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज, ये यहाँ फिर से लिखा हुआ, ये याद रखने वाली बात है ना, ये याद रखने वाली बात है। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो कौन सी है, ग्लूकोज। नॉन रिड्यूसिंग केवल एक है, सुक्रोज, ये बात याद रखनी है। और जो रिड्यूसिंग है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सारी रिड्यूसिंग है ना। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, इनमें से जो हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो हट सकते हैं और दूसरी फॉर्म बन सकते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज मिल जाएंगी, मिलकर के क्या बना देंगे, फ्रक्टोज सुक्रो, है ना, माल्टोज बना देंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर। तो उनको मिलने के लिए हाइड्रोजन वगैरह वहाँ से रिमूव हो सकता है, तो रिमूव होगा तो वो रिड्यूसिंग होगा, है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग है ना, इनका रिडक्शन, ये रिड्यूस कर सकती हैं, है ना, यानी कि इनसे हाइड्रोजन रिमूव होगा, इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है। प्लेटुलेंसी इन बीन्स, है ना, रेफिनोज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, यानी कि जो बीन्स वगैरह हैं वो क्या कर सकते हैं, प्लेटुलेंसी कर सकती है, यानी कि पेट भारीपन या फूला हुआ सा कर सकती हैं, है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ रिड्यूसिंग शुगर हमने बता ही दिया है, यानी कि ये क्या है, दूसरे जो वो हैं खुद का ऑक्सीडेशन कर देती हैं और दूसरे का रिडक्शन कर देती हैं। जैसे कि Cu+2 है तो इसको Cu+1 में कन्वर्ट कर देती हैं, है ना, इसलिए इन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है ना। ये आगे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आएगा तो, वैसे आएगा नहीं, ये इतना ही आप याद रखें। अब आते हैं हम नॉन शुगर स्वीटनर्स। स्वीटनर्स क्या हैं, स्वीटनर्स आर सब्सटेंस दैट मेक फूड टेस्ट स्वीट बट कंटेन लिटिल और
नो कैलोरीज। ठीक है, तो हम स्वीटनर्स को अगर डाल लेते हैं फूड्स वगैरह के अंदर तो उससे क्या है, हमें मीठा तो लगता है लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। दे आर ऑफन यूज एज शुगर सब्स्टिट्यूट्स इन डाइट फूड्स बेवरेज एंड बाय पीपल विद डायबिटीज़। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन है किसका, शुगर का सब्स्टिट्यूशन है क्या, ये स्वीटनर्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल होते हैं कुछ स्वीटनर्स और कुछ स्वीटनर्स जो हैं नेचुरल होते हैं। तो आर्टिफिशियल जो हैं जैसे एसिसल्फेम हो गया, एसिसल्फेम के हो गया, एस्पार्टेम हो गया, एडवांटेम हो गया, साइक्लेमेट्स हो गया, नियोटेम हो गया, सैक्रिन हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारे के सारे क्या आर्टिफिशियल है। नेचुरल जो है ये हो गया स्टीविया हो गया, या फिर स्टीविया डेरिवेटिव्स हो गए, या फिर जाइलिटॉल हो गया। जाइलिटॉल क्या एक शुगर एल्कोहल है जो प्लांट फ्रूट वगैरह इनसे प्राप्त होती है, इनके फर्मेंटेशन के बाद प्राप्त होता है जाइलिटॉल। ठीक है, समझे। कुछ अगर प्रोनाउंस होने में कोई दिक्कत हो जाए तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, मेरी थोड़ी जो है टंग ऐसी कभी कभार ऐसे वो हो जाती है, समझ रहे, कोई वर्ड बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभार, है ना। नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देख लेते हैं। फीचर क्या है, नेचुरल स्वीटनर्स के फीचर क्या हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के फीचर्स क्या हैं, सोर्स क्या है। नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं वो डराइव होते हैं प्लांट से या फिर नेचुरल जो सब्सटेंस है उनसे होते हैं। सीधी सी बात है, नेचुरल टर्म है तो प्लांट्स या फिर नेचुरल सब्सटेंसेज होगा, और आर्टिफिशियल जो है ये केमिकली सिंथेसाइज होंगे लैब्स के अंदर। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है स्वीटनर्स के जो नेचुरल हैं, जैसे स्टेविया हो गया, है ना, हनी हो गया, शहद जो हो गया, जैजरी हो गया, गुड़, डेट्स और एगेव हो गया। ये क्या है, नेचुरल स्वीटनर्स हैं, यानी कि ये नेचुरली स्वीटनेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन उतनी कैलोरी जो है नहीं देते हैं बॉडी को, है ना। जैसे आप डायबिटिक हैं तो शहद ले सकते हैं, शहद डाल करके दूध के अंदर, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो क्या है, एस्पार्टेम है, सैक्रिन है, सुक्रालोज है ना, सुक्रालोज, ये सुक्रोज नहीं सुक्रालोज है, और ऐसे सल्फेम के है। कैलोरीज क्या है, नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं उनमें लो टू मॉडरेट कैलोरीज मिलती है, यानी कुछ कैलोरीज मिलती है उनमें। ठीक है, जैसे जैजरी मिल जाएगी, डेट्स में कुछ कैलोरीज मिल जाएगी, है ना, कुछ में जीरो भी मिलती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनमें मोस्टली जीरो कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, स्वीटनर्स वर्सेस शुगर, है ना, स्वीटनेस वर्सेस शुगर, यानी शुगर से अगर हम रिलेट करें स्वीटनेस को तो जो नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो कंपेरेबल और लेस, जो स्लाइटली लेस स्वीटनेस होती है उनमें, यानी कि जो नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं वो शुगर के कंपेरेबल में कम या फिर उनके लगभग मीठे होते हैं, है ना, स्वीटी होते हैं थोड़े से, है ना। लेकिन जो आर्टिफिशियल हैं वो 100 to 600 टाइम्स स्वीटर होते हैं देन शुगर से 100 to 600 टाइम्स स्वीटर होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, रेगुलेशन इन इंडिया में देखते हैं ये क्या, FSSAI जो फसाई बोल सकते हैं इसे, फसाई परमिट्स अंडर आयुष एंड फूड सेफ्टी। तो नेचुरल जो स्वीटनर्स होते हैं वो किसके अंदर परमिटेड हैं, आयुष एंड फूड सेफ्टी के अंदर, और फसाई रेगुलेट्स अंडर द फूड एडिटिव्स, और फूड एडिटिव्स के अंदर जो फूड एडिटिव्स हैं, जो फूड हम ठीक है, फूड के अंदर जो एक्स्ट्रा केमिकली जो फूड एडिटिव्स हैं उसके अंदर रेगुलेट हैं कौन कौन से, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, तो मेजर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनका जो है स्वीटनेस यहाँ लिखा हुआ है और उनका यूज लिखा हुआ है। जैसे कि एडवांटेम है, ये 20,000 टाइम्स स्वीटनर है किससे, शुगर से, तो अप्रूव फॉर जनरल यूज के लिए अप्रूव है। और ये क्या है, याद रख लेना, एडवांटेम सबसे ज़्यादा कौन सा है, एडवांटेम 20,000 हाईएस्ट, नियोटेम 7,000 to 13,000 अप्रूव फॉर जनरल यूज, एलिटेम 2,000, सुक्रालोज 600 ऑफन यूज इन बेकिंग, कैनिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये थोड़ा याद रख लेना, सुक्रालोज 600 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। सैक्रिन ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आ जाता है मैक्सिमम। तो सैक्रिन जो है ओल्डर स्वीटनर है, ये आर्टिफिशियल है, और 300 to 550 जो है ये स्वीटर है देन शुगर। और एस्पार्टेम जो है 100 to 200 है,
नॉट हीट स्टेबल, ये भी आपको याद रख लेना है कि ये जो है नॉट हीट स्टेबल, यानी कि अगर इसे हम किसी फूड में डालते हैं और उस फूड को हीट करते हैं, कुक करते हैं, तो ये फिर उसकी जो है स्वीटनेस नहीं बनी रहती, मतलब स्वीटनेस ख़त्म हो जाती है एस्पार्टेम की। तो नॉट हीट स्टेबल है। यूज इन कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में ही यूज किया जाता है जो ठंडी होती हैं। नॉट सूटेबल फॉर कुकिंग, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब कुछ ये है सम फैक्ट्स। सम फैक्ट क्या है? एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन है, प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड स्टार्च है जो हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है प्लांट का, वो क्या सेलुलोज है। ह्यूमन जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट आपको याद रख लेना। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो है एक बैक्टीरिया है जो यूज कर लेता है, किसका यूज मतलब यूटिलाइजेशन कर लेता है सुक्रोज का, या फिर यूज सुक्रोज टू प्रोड्यूस स्टिकी डेक्सट्रैन एंड एसिड। स्टिकी डेक्सट्रैन एंड एसिड को प्रोड्यूस करता है ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो हमारे माउथ के अंदर होता है, जिसके कारण क्या टीथ का क्या होने लग जाता है, डिके। ये जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ के बीच में जो जगह रहती है उसमें अगर भोजन फूड अगर वहाँ फंसा रह जाता है तो उसके अंदर जो सुक्रोज होता है वो सुक्रोज का यूज कर लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, और क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी चिपचिपा सा डेक्सट्रैंस और एसिड, जिसके कारण हमारे टूथ क्या डिके होने लग जाते हैं, फिर उनमें कैविटी बन जाती है और फिर ब्लैक सा जो होता है वो ये बैक्टीरिया ही होता है। गैलेक्टोज फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, वाइटल फॉर ब्रेन फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। राइबोज शुगर क्या है? ये कंपोनेंट है डीएनए और आरएनए का, है ना। शुगर इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए, डीएनए एक बैकबोन है राइबोज शुगर। और अगर डीऑक्सी हो जाती है, यानी कि एक ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हो जाती है, उसे डीऑक्सी राइबोज बोलते हैं, जो डीएनए के लिए है डीएक्सो राइबोज। डीएनए हैज डीऑक्सी राइबोज और आरएनए हैज राइबोज शुगर, बोथ आर पेंटोज मोनोसैकेराइड, है ना। रिलेटिव स्वीटनेस स्केल ये याद रख लेना एक बार, ठीक है। तो फ्रक्टोज का 173 है, यानी कि ये जो है सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है, जो क्या है फ्रक्टोज है, सबसे मीठी है। उसके बाद सुक्रोज है जिसका जो है स्केल है वो 100 है। उसके बाद ग्लूकोज है जिसका 74 है। फिर गैलेक्टोज है 32, ठीक है। सेलो जो है 33% ऑफ प्लांट मैटर, तो जितने भी प्लांट मैटर है उसके अंदर 33% क्या सेलोज है। तो अब देखो प्लांट सब जगह सबसे मतलब अर्थ पर प्लांट्स ही हैं मैक्सिमम, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात वो उसकी बात करें, वैसे तो बाई मास बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर मास के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्लांट है, प्लांट का ही मास है। ऐसे तो जो अर्थोफोडा है जो है एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, अर्थोफोडा फाइलम, उसके जो एनिमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉलस्का जो फाइलम है उसके हैं। लेकिन बाई मास अगर देखें तो जो है सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं, और प्लांट्स में जो है सबसे ज़्यादा क्या है सेलोज 33% है। तो बर्ड्स मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर कौन सा हो गया? सबसे ज़्यादा सेलुलोज हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? मेजर्स हाउ क्विकली कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग फूड राइजेज ब्लड शुगर लेवल आफ्टर इट कंज्यूम। जैसे हमने कुछ खाया, जैसे चपाती खाई, तो वो कितनी देर में ब्लड शुगर बढ़ा देगी, यानी ब्लड का शुगर जो है, शुगर लेवल जो है वो बढ़ा देगी, राइज कर देगी, है ना। तो वो जितनी जल्दी राइज करेगी और कितना कम करेगी, उसके बेसिस पर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। द इंडेक्स रैंक कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड ऑन स्केल 0 to 100 बेस्ड ऑन दियर एबिलिटी। जितनी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगी वो उतनी ही स्लो लेवल पर ब्लड शुगर बढ़ाएगा, ठीक है। टू राइज ब्लड शुगर लेवल एज कंपेयर टू प्योर ग्लूकोज विच हैज ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स, प्योर ग्लूकोज की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 100 है, ठीक है। हाँ, तो 100 है, तो ये ग्लूकोज लेवल जो है क्या करेगी जल्दी, है ना। प्योर ग्लूकोज है तो जल्दी क्या है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगी। तो सीधी सी बात है, जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा उतना ही क्या होगा
ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा उतना ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ मैं शायद उल्टा बोल के, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, है ना। इंटरनल फैक्टर जैसे एमाइलोज है ना, ये क्या करता है, एमाइलोज जो स्लो डाइजेशन कर देता है, तो इसकी क्या है, इसका जो एमाइलोज है उसका डाइजेशन स्लो होता है, तो ये इसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है लोअर होगी। ठीक है, लिपिड प्रोटीन हो गया, है ना, तो लिपिड और प्रोटीन है, ये भी क्या है, स्लो डाइजेशन होता है इनको, तो डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अगर आपने मान लेते हैं कोई लिपिड खा लिया, यानी घी का लड्डू खा लिया कुछ बना हुआ, या फिर प्रोटीन, आपने प्रोटीन शेक वगैरह कुछ ले लिया, तो गैस्ट्रिक जो एम्पटी है, यानी कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, जल्दी खाली नहीं होगा आपका स्टोमक, है ना। तो ये तो इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे अगर हम किसी फूड को कुक करेंगे या प्रोसेसिंग करेंगे या फिर ग्राइंडिंग करेंगे, है ना, ऐसा करने से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा मतलब ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ेगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा तो। ठीक है, रेट्रोग्रेडेशन यानी कि स्टार्च रिक्रिस्टलाइजेशन आफ्टर कूलिंग। तो अगर हम जो है स्टार्च का रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं कूलिंग के बाद, तब उसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। जैसे कि हम बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं, तो जो चीनी वगैरह होती है, हम शुगर डालते हैं, उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, कूल करके रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ी कम हो जाती है। तो उससे अगर आप मीठा खाते हैं आप, तो आपको जल्दी जो है पेट भरा हुआ लगता है और जल्दी भूख नहीं लगती है। ठीक है, सोकिंग, जर्मिनेशन, मॉडिफाई स्टार्च यूजुअली सोक करके रखते हैं किसी चीज़ को, या फिर जर्मिनेट कर देते हैं। जैसे हम पल्स वगैरह हैं, उनको इवनिंग में अगर हम पानी के अंदर भिगो दें और सुबह वो जर्मिनेट हो जाएं, उनको खाएं, तो वो क्या है, उनके अंदर जो स्टार्च है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है उसकी। धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ाता है, ब्लड बॉडी को शुगर देता है। सोक करके रखते हैं या फिर जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है ना। जीआई इंडेक्स ये टेबल है, देखो 70 से ज़्यादा अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो हाई है। जैसे बीट हो गया, वाइट राइस हो गया, पोटैटोज़ हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, तो इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है। इनको खाने से क्या है, जल्दी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। मीडियम जो होती है वो किसकी होती है, ऑरेंज जूस, हनी, होल मील ब्रेड, इनकी मीडियम होती है। लो किसकी होती है, फ्रूट्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पिनाच, टमाटो, होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, इनमें क्या है, लो होती है 55 से। ग्लाइसेमिक लोड, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो, एक दो टर्म मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने दोबारा से वो रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो समझिए ना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, 0 से 100 होती है। जिसकी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंट या फिर जल्दी बढ़ा देगा, और जिसकी कम है, ठीक है, 55 से कम है, तो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। और हम किसी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाती है। ठीक है, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कंबाइंड क्वालिटी ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस क्वांटिटी, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट्स वगैरह होते हैं, वो ग्लाइसेमिक लोड होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम प्रोटीन देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बहुत, आज थोड़ी स्टार्टिंग थी। थैंक यू वेरी मच। कल प्रोटीन या फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, कल से तो हर चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।